गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं आपको केमिस्ट्री 10th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन देखिए आगे। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस। क्या क्या होता है, यानी मतलब डेली लाइफ की सिचुएशंस जो है उनको देखिए और देखिए क्या क्या होता है। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। अगर हम दूध को रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें ड्यूरिंग समर तो क्या होगा, मालूम है आपको, क्या हो जाएगा, खट्टा आ जाएगा। ठीक है। एन आयरन तवा और पैन और नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, यानी कि नमी वाली जगह पे छोड़ दें तो जंग खा जाएगा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स फर्मेंटेड मतलब क्या होता है, उसके अंदर आपने देखा होगा फर्मेंटेशन से क्या बनती है, शराब बनती है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड यानी कि उसके अंदर सड़ान जो होती है। फूड इज़ कुक्ड, खाना बनाया जाता है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, खाना अपने उसमें पचता है। तो वी रेस्पायर, हम लोग रेस्पायर करते हैं। इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी, ठीक है, ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव सम वॉट चेंज। कहने का मतलब है जो जितने भी रिएक्शन हुए उसमें जो प्रोडक्ट बना, जो बाद में चीज़ बनी, उसमें पहले वाले से चीज़ें डिफरेंट थी। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। मैं आपको बताऊं फिजिकल चेंजेस या भौतिक चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज अवस्था में होता है, ठीक है। जैसे पानी है, पानी को आपने बर्फ़ बना दिया जमा कर, या पानी को आपने क्या बना दिया, भाप बना दी, तो अवस्था में चेंज हुआ है, संगठन में नहीं। पानी का सूत्र, बर्फ़ का सूत्र और वाष्प का सूत्र, तीनों का सूत्र क्या है, H2O। तो उसके संगठन में चेंज नहीं हुआ, उसका कंपोजिशन में चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका फिजिकल चेंज। अब आप क्या कर रहे हैं, पानी को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक स्पार्क देके आपने उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज कर दिया, तो ये क्या है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की प्रॉपर्टीज़ फिजिकल एंड केमिकली चेंज हो जाएंगी। जबकि फिजिकल उसमें यह है कि आपकी अवस्था चेंज होगी, कंपोजिशन वही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। केमिकल रिएक्शन मतलब बॉन्ड बना, टूटा और बना, ठीक है। पर फिजिकल में ऐसा नहीं होता है। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू वॉट इज एक्चुअली मेंट बाय केमिकल रिएक्शन। आप सोच रहे होंगे केमिकल रिएक्शन से क्या मतलब होता है। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन। अब कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुआ है। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी। एक एक्टिविटी करते हैं, तो द एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट, मतलब आप टीचर के उसमें करेंगे। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर अ आई प्रोटेक्शन। अब ये इन्होंने बताइए, मैं समझाती चलती हूँ। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन यानी एक हम लोग तार होता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का सूत्र है Mg, M कैपिटल और G स्मॉल। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है बेटा। मैग्नीशियम का सूत्र होता है M कैपिटल G स्मॉल, ठीक है। Mg क्या होता है, Mg मैग्नीशियम का सूत्र। तो अभी आगे देखिए, मैग्नीशियम के रिबन को इन्होंने क्या किया, हीट वो करेंगे, जलाएंगे। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर, है ना, वो जो आता है ना साफ़ करने के लिए जंग से। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग। टोंग पकड़ने की चीज़ होती है, देखिए दे रखा है इसके अंदर, ये टोंग पकड़ा हुआ है, ठीक है। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प। स्पिरिट लैम्प पे क्या हो, मैग्नीशियम के तार को जलाया। एंड कलेक्ट द ऐश शो फॉर्म, और जो ऐश यानी कि राख बनी उसको हमने कलेक्ट किया। तो देखो वो क्या होगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। जो राख है ऑक्सीजन के साथ जल रही है, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है बेटा। तो ये सूत्र होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, होता है MgO। तो ये आपका क्या आया, चेंज आया। दोनों में देखो, दोनों की उसमें चेंज आ जाता है। आगे आ जाइए, सेकंड में होता है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। डेजलिंग मतलब झंझनाती हुई सफ़ेद फ्लेम, एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर, सफ़ेद पाउडर बदल जाता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। सूत्र ऐसे बनता है, ये मैग्नीशियम Mg प्लस O2, ठीक है। मैग्नीशियम है Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो इसके लिए देखो ये Mg हो गया, इसे हम बैलेंस करेंगे क्योंकि हम लोग बैलेंस इक्वेशन की बात कर रहे हैं ना बेटा। तो ये देखो Mg प्लस O2, सॉरी ये डबल नहीं, 2Mg प्लस O2 गिव्स MgO। इसको लगा देंगे पहले 2MgO, तो क्या हो गया, बैलेंस, ठीक है। तो ये आपका इसमें है। तो आगे देखिए अब एक्टिविटी क्या कह रहा है। एक्टिविटी दूसरी नंबर की एक्टिविटी, एक एक्टिविटी देखिए, टेक लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3। मैं आपको बता रही हूँ लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, PbNO3। देखो ये लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब में लिया, फिर क्या किया इन्होंने, ऐड पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड को कहते हैं Ki, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड को क्या कहते हैं, Ki। देखिए हमने बॉटल में लिया ये, और इसके अंदर क्या डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड Ki। एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, यानी एक्वस कर देते हैं इसको। लिक्विड फॉर्म के लिए एक्वस लिखते हैं।
तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब क्या होगा, आप ऑब्जर्व क्या करोगे, तो देखो इन्होंने कॉक लगा दी है, ग्लास ट्यूब है, कोनिकल फ्लास्क है, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अच्छा ये तो अलग चीज़ है बेटा, ये अलग चीज़ है, इन्होंने सल्फर ग्रेनुल लिए, इन्होंने कहा PbNO3 और पोटेशियम आयोडाइड में क्या होगा, तो आपका क्या बन जाएगा, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड, यानी कि इंटरचेंज हो जाएगा, अभी हम सब पढ़ेंगे आगे। तो आगे देखिए इसमें अब एक्टिविटी 3 है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे दाने लिए इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, क्वेश्चन हैंडल द एसिड विद केयर, क्योंकि एसिड क्या जला देती है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपेंस अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, टच द कॉनिकल फ्लास्क एंड सी द टेम्परेचर। देखिए ये क्या कर रखा है इन्होंने, ये जिंक ग्रेन्यूल डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। जिंक क्या है, मेटल है जो कि हाईली रिएक्टिव है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, और मैं आपको बताऊं ये रिएक्शन क्या होगी, जिंक प्लस H2SO4, ठीक है, और आपका बनेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है आपका, बात को समझिएगा बेटा, देखिए ये बनेगा जिंक यानी ZnN प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल ने जब रिएक्शन करा तो आपका बना जिंक सल्फेट, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो जाएगी। ये रिएक्शन जब होती है यानी जिंक आपका क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में से हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो जब रिएक्शन होती है, एसिड से रिएक्शन हो रही है, तो पहले क्या होगा, हम देखेंगे जिंक के आसपास बुदबुदे से उठेंगे, तो छोटे छोटे बुदबुदे दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे बुलबुले से उठेंगे, वो बुलबुले किसके होंगे, हाइड्रोजन गैस के, जो हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर रहा है। और इसको आप पता करने के लिए क्या कर सकते हो, एक जलती हुई माचिस को हम उसके मुंह पे लेके आते हैं, ये इन्होंने बीकर में लिया है, हम इसे टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा, केमिस्ट्री लैब में टेस्ट ट्यूब में भी हो सकता है। तो आप क्या है, एक जलती हुई माचिस को लाओगे तो पॉप साउंड के साथ वो बर्न होके बुझ जाएगी, पॉप साउंड के साथ, यानी पॉप करके बंद हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है वो क्या होती है, वो जलती नहीं है, तो पॉप करके साथ वो बंद हो जाएगी उसके साथ। तो ये आपका इसमें देखो देख रखा है। और टेम्परेचर, आप जब उसको टेस्ट ट्यूब को या इसको पकड़ेंगे तो टेम्परेचर गर्म हो चुका होगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होती है वो रिएक्शन जब होती हैं तो उसमें हीट निकलती है। दूसरी तरह की रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक होती है एक्सोथर्मिक, ठीक है, EXOTHERMIC एक्सोथर्मिक, और एक होती है आपकी एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, ये देखिए एक्सोथर्मिक इसका मतलब है हीट रिलीज हुई। हीट क्या हुई बेटा आपकी, रिलीज, REALISED, हीट रिलीज ड्यूरिंग किसमें, केमिकल रिएक्शन। और जबकि एंडोथर्मिक का मतलब है हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक में क्या हुआ, हीट निकलेगी तो जरूर जिसमें वो रिएक्शन हो रही है वो गर्म हो जाएगा, जबकि एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो जिसमें वो रिएक्शन हो जाएगा वो आपका वेसल ठंडा हो जाएगा। अब आ जाइए केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। तो एक्टिविटी 1.1 हमने पीछे देखा था, अभी एक्टिविटी 1.1 कौन सी थी बेटा, एक्टिविटी 1.1 ये बताई थी जो उन्होंने कि क्या कर रहे थे आप, मैग्नीशियम के रिबन को जला रहे थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। तो वही अच्छा ये चीज़ रह गई, चेंज इन स्टेट। देखो ये रह गया बेटा, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस और नॉट। सबसे पहले चेंज इन स्टेट, पर बेटा चेंज इन स्टेट कन्फर्मेशन नहीं है कि आपका केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं, क्योंकि पानी को आपने जब बर्फ़ बनाया तो स्टेट चेंज हुई ना, पर वो रिएक्शन केमिकल नहीं है। ऐसे ही पानी को जब भाप बनाया तो वो रिएक्शन नहीं। अब चेंज इन कलर, चेंज इन कलर मे और मे नॉट बी केमिकल रिएक्शन, मे और मे नॉट बी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, या दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, जब गैस कोई निकल रही है देन दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। चेंज इन टेम्परेचर, दिस ऑल्सो मे और मे नॉट बी केमिकल रिएक्शन, बिकॉज जब आपने पानी को ठंडा किया, ठीक है, तो बर्फ़ बनाई तो क्या हुआ, उसकी हीट निकली, और जब आपने पानी को क्या करा, भाप बनाया तो उसकी हीट उसने ली। तो ये आपकी जो क्या है जरूरी, इसमें सिर्फ एक इवोल्यूशन ऑफ गैस, बाकी आपका मे और मे नॉट बी केमिकल रिएक्शन। तो देखिए एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in character. तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारे आसपास कई तरह की केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जैसे अभी बताया था जंक खाना केमिकल रिएक्शन है, दूध का दही में बनना केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, दूध का फटना केमिकल रिएक्शन है। दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि हमारे आसपास होती रहती हैं। अब आ जाइए केमिकल इक्वेशंस। Chemical, what are chemical equation? The activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. ठीक, this description of chemical reaction in sentence में कैसे लिखोगे, तो देखो ये sentence दे रखा है, magnesium plus oxygen, जो चीज़ आपका रिएक्शन करते हैं that is called reactant and that which we got is called product. Then there is a reactant and product, ठीक है। तो आपने reactant रिएक्शन करेंगे और product हमें मिलेगा। This description of chemical reaction in a sentence form is quite long. It can be written in shorter form. The simplest way to do this is write it in the form of word equation.
तो देखो ये हमने किसमें लिखा है, ये हमने लिखा है वर्ड्स में, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब अगर हम इसे अल्फ़ाबेट में भी लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट में जैसे मैंने आपको दिखाया था, अभी दिखाऊंगी। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल रिएक्शन, जो क्या कहलाता है, मैग्नीशियम, ये रिएक्टेंट कहलाए, और जो आपको मिला वो क्या कहलाए, प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट है उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, जैसे LHS लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और प्रोडक्ट को बेटा हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, ठीक है। अब आ जाइए राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी हमने केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा। तो देखो बेटा ये है, केमिकल इक्वेशन को अल्फ़ाबेट्स में लिखा है, उनके किससे, सिंबल से। कहने का मतलब जो आपका प्रतीक होता है या सिंबल होता है किसका, उसका आपका मेटल का, तत्व का, सॉरी मेटल नहीं कहेंगे, हमें कहना चाहिए एलिमेंट का। जो एलिमेंट का सिंबल है वो हमने लिखा। मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन का O होता है, पर ऑक्सीजन O के रूप में नहीं रहता है, वो मॉलिकुलर फॉर्म में रहता है, O2 के रूप में रहता है। अब आप कहोगे O+O ये क्या केमिकल रिएक्शन है? नहीं, O+O आपका केमिकल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि वो जुड़ रहे हैं, O2 बना रहे हैं, उनके बीच में कोई आपका रिएक्शन नहीं होती है। तो मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स MgO। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रखा, रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड पे क्या लिखा, प्रोडक्ट। अब आ जाइए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, तो हम अकॉर्डिंग टू लॉ, एक लॉ बनाया गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपने एक चीज़ सुनी होगी, नथिंग इज क्रिएटेड, नथिंग इज डिस्ट्रॉयड, इट सिंपली चेंजेस इज फॉर्म। कि ना तो नथिंग इज क्रिएटेड, ना नीदर इज क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एक्चुअली ये होता है नीदर इज क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग चेंजेस इट फॉर्म। यानी कोई भी चीज़ ना तो ख़त्म होती है ना उत्पन्न होती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। जैसे ह्यूमन जब डेड होता है तो उसकी जो एनर्जी होती है, जब उसे जलाया जाता है तो क्या है, राख के रूप में निकल आया मास, और बाकी एनर्जी के रूप में बाहर चला गया। तो यही चीज़ होती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उनके मास हमेशा सेम रहते हैं। हाँ, मास का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ रिएक्टेंट का जो ये जैसे इनका मास जोड़ा और इनका मास जोड़ा, नहीं, इसमें अगर कोई एनर्जी निकली है तो उस एनर्जी को भी मास के रूप में चेंज करेंगे। तो आपका एनर्जी को मास के रूप में चेंज कर E=mc², ठीक। या और भी हैं आपके, उन फॉर्मूले से हम एनर्जी को भी मास के रूप में चेंज करके फिर इधर के मास को ऐड करेंगे तो वो इधर के बराबर निकलेगा। तो वही देखिए चैप्टर 9 में हम जो आगे पढ़े क्या होते हैं, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स present in the product of a chemical reaction has to be equal to the mass of the elements present in the reactant। नहीं तो क्या हो जाएगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये तो प्रकृति का नेचर है कि जितना चीज़ आपकी, ठीक है, जो भी चीज़ आपकी, जैसे आप कागज़ को जलाओगे तो आपको जो राख मिलेगी उसका वेट कागज़ के बराबर नहीं होगा, पर आप उस कागज़ को बंद वेसल में यानी क्लोज्ड वेसल में जलाओ तो आप देखोगे कि उसको नापोगे तो जलने के बाद जो राख है और उसके अंदर जो ऊर्जा रह गई उनका क्या होगा, सेम। क्या होगा, सेम। तो देखो मैंने आपको अभी दिखाया था कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, आपको मैंने पहले भी दिखाया था। उसमें देखिए जिंक प्लस H2SO4, जिंक है ये और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो देखिए आपका ये एलिमेंट दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे, जिंक का एटम कितना है, 1, हाइड्रोजन के एटम कितने, 2। ये एटम बताते हैं, जिंक का एटम 1, हाइड्रोजन का एटम 2, सल्फर का एटम 1, ऑक्सीजन का एटम 4। एलिमेंट्स के बेटा, तत्वों के यानी एलिमेंट्स के प्रतीक यानी सिंबल आपको समझने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, वो मैं आपको सिखा दूंगी कैसे करे जाएंगे। देखो एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन शेप, इसमें आप ध्यान रखिएगा बैलेंसिंग का मतलब क्या है। बैलेंसिंग का मतलब है कि जो तत्व इधर है, जो तत्व यानी एलिमेंट जो इधर है उसमें जितने एटम्स हैं वो प्रोडक्ट में भी उतने ही क्या होने चाहिए, एटम्स होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ जिंक में 1 एटम है, हाइड्रोजन के कितने, 2 एटम हैं। तो देखो जिंक का इधर भी 1 एटम है, हाइड्रोजन का इधर भी 2 एटम है, सल्फर का 1 एटम है, सल्फर का यहाँ भी 1 एटम है, ऑक्सीजन का 4। तो इसे कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ऐसे ही देखिए यहाँ आ जाइए, FeH2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2O। तो हम इसको बैलेंस, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है बेटा, ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए हम आपको बताते हैं क्यों नहीं है, और इसको बैलेंसिंग कैसे करेंगे उसके लिए भी हम आपको बताते हैं कि तरीके क्या होते हैं। देखो ये बैलेंस्ड इक्वेशन क्यों नहीं है, इसमें आयरन 1 है, हाइड्रोजन 2। तो आयरन देखिए इधर 1 है जबकि इधर कितने, 3, हाइड्रोजन 2 यानी हाइड्रोजन तो बैलेंस है, पर ऑक्सीजन इधर कितना है बेटा, 1, और इधर कितना है, 4। तो अब हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के कई सारे तरीके हैं, पर बच्चों को हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड सिखाते हैं। आपकी क्लास में शायद हिट एंड ट्रायल मेथड होगा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस तत्व को बैलेंस करते हैं जो कि आपका मैक्सिमम है। तो देखो नहीं सॉरी ये Fe3O4 है। तो बेटा इसको हम लोग पहले पेंसिल से करते हैं। तो पहले मैं आपको ये हिट एंड ट्रायल दिखा रही हूँ, तो यहाँ ऊपर लिखती जाऊँगी और उसे काटती जाऊँगी। देखो आयरन किधर है, कितना है यहाँ, 3, तो हमने यहाँ 3 लिख लिया। हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं बेटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिट एंड ट्रायल यानी 3 लिख लिया, पेंसिल से लिखा होगा, मैं पेंसिल नहीं लाई हूँ, तो ये आपने 3 लिख लिया, यहाँ पे 3, आयरन 3 यानी बैलेंस हो गया। अब आ जाइए देखिए ऑक्सीजन कितना है बेटा, 4। अब यहाँ ऑक्सीजन कितना है भाई, 1 है, तो हमें यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा, तब ऑक्सीजन के परमाणु 4 होंगे।
देखो ये जो लिखा जाता है ये सबके लिए होता है, दोनों के लिए। यानी ये हाइड्रोजन अब कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई 8, 4 2 ज़ा 8, परमाणु कितने हो गए 8, ऑक्सीजन के परमाणु 4। अब देखिए आपका आयरन बैलेंस हो गया, यानी हमने यहाँ 3 लगा लिया, 3 लगा लो, तो ये आयरन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन 8 हो गया, यहाँ तो हाइड्रोजन 2 है, तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ हम 4 लगा लेंगे, 4 लगा देंगे। यहाँ हाइड्रोजन से पहले 4 लगा देंगे, 4 2 ज़ा 8, यानी ओवरऑल रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। इसे कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये जो कि इन्होंने आपको ऐसे करके दिखाया है, पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। ठीक, तो ये आपको मैंने सारा बैलेंस करके दिखा दिया। बेटा नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो बड़े आराम से। तो ये आपका क्या हुआ, देखिए बता रहे हैं कैसे कैसे रिएक्टेंट के 8 परमाणु हाइड्रोजन के कैसे हुए। ठीक है, और 8 परमाणु प्रोडक्ट में कैसे कैसे बनाए इन लोगों ने। तो अब आ जाइए, ये इन्होंने देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझाया, तो मैं आपको बेटा स्टेप बाय स्टेप भी समझा देती हूँ। तो ये देखिए, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेज अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब देखिए बॉक्स के यहाँ पे हम कुछ नहीं चेंज करते अंदर, तो बेटा अंदर चेंज करने का मतलब आपने अगर नीचे लगा दिया F2 तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल बन गया, जबकि मॉलिक्यूल नहीं होता है आयरन एटॉमिक फॉर्म में रहता है। हाइड्रोजन के नीचे H2 लगा है क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2 इसका फॉर्मूला ही है, तो जो जिसका फॉर्मूला है उसको वैसे ही रखेंगे, इसलिए इन्होंने क्या लगा दिया, आपके स्क्वायर्स बना दिए। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट, ये बच्चों की तरीके से है, हमने आपको सिखाया, हमने आपको क्या, इन्होंने बच्चों की तरह एटम्स के नंबर लिख लिए हैं। स्टेप 3 करा, इफ़ इट इज़ ऑफ्टन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, यानी बैलेंसिंग कहाँ से हम करते हैं, पहले देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सबसे ज़्यादा नंबर वाला से नहीं बैलेंस कर सकते, पर हमारी सबसे पहले ये कोशिश होती है कि जिस एटम के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर हैं, जैसे इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर किसके थे, आयरन के प्रोडक्ट में, तो हम उसका बैलेंसिंग करते हैं। इट मे बी अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी कि ज़्यादा नंबर रिएक्टेंट में भी हो सकते हैं और प्रोडक्ट में भी हो सकते हैं। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, तो आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यूजिंग दिस क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हुए वी सेलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन, हमने क्या किया, Fe3O4 में आयरन और ऑक्सीजन को करा और बैलेंसिंग कर दी। तो देखिए इन्होंने आयरन की और ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करना सिखाया है बेटा। ठीक है, Fe एंड H एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग इन्होंने सबसे पहले ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करी। क्यों करी ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन 4 है। आप बात को समझ रहे हो ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है ऑक्सीजन, हमने आयरन करी थी, इन्होंने ऑक्सीजन करी, ऑक्सीजन 4 है, यानी इन्होंने क्या लगा दिया, यहाँ 4 लगा दिया, 4 लगा दिया। अब 4 लगा दिया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर हाइड्रोजन अनबैलेंस रह गया और आयरन अनबैलेंस रह गया। तो उसके लिए फिर उन्होंने क्या किया, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस किया, कैसे करके, क्योंकि 8 हो गए भाई, हाइड्रोजन कितने हो गए 8, तो 8 को बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 लगा दिए, फिर 3 को बैलेंस करने के 3 लगा दिया, तो ऐसे इन बेटों इन्होंने बैलेंसिंग कर ली। ठीक है बेटा, अब आ जाइए फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन, यानी सही है कि नहीं, वी काउंट द नंबर, हम काउंट करेंगे नंबर। तो पहले आयरन कितना है 3, तो 3 इधर है भाई, हाइड्रोजन कितना 8 इधर 8 है भाई, और ऑक्सीजन कितना है 4, तो इधर ऑक्सीजन 4 हो गया। तो यानी कि ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई, प्रॉपरली बैलेंस्ड। अब देखिए राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, तो बेटा इसको समझिए फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट हमारी कौन कौन सी होती है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे फिजिकल स्टेट को करते हैं। तो एक बेटा होता है आपका L, हम लिखते हैं L, किसी के नीचे L लिखते हैं तो इसका मतलब होता है लिक्विड। क्या होता है बेटा, लिक्विड। ठीक है, अगर हम लिखते हैं EQ, ठीक है, तो इसका मतलब होता है एक्वस। क्या होता है, AQUOUS, एक्वस। लिक्विड का मतलब है जल में, एक्वस का मतलब है उसका विलियन। ठीक है, जल में भी हो सकता है, एल्कोहल में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो L मतलब लिक्विड यानी जल में विलियन, AQ मतलब एक्वस, S मतलब सॉलिड, ठीक है, और S मतलब सॉलिड और G मतलब गैस। तो बेटा इनको हम यहाँ लिखते हैं, जैसे आयरन है तो आयरन के नीचे हम क्या लिखेंगे S, यानी ये सॉलिड है। इसके नीचे हम क्या लिखेंगे L, क्योंकि ये लिक्विड है। यहाँ क्या लिखोगे आप S, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में मिलता है, और इसमें एरो लगाएंगे और G लिखेंगे। एरो का मतलब ही अपने आप हो जाता है कि गैस फॉर्म। ठीक है बेटा, तो ये होता है सिंबल लिखने के, कि कैसे सिंबल लिखेंगे। तो प्रतीक देखो यहाँ भी आपका यही लिखा है, देखो ये लिखा है कि नहीं, एरो नहीं लगाया इन्होंने, पर हम एरो भी लगाते हैं। अब आ जाइए कि सिर्फ हमें प्रतीक से नहीं लिखना होता है, प्रतीक के बाद हमें कितने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कितने टेम्परेचर, यानी हमें जो आपकी रिएक्शन हो रही है उसे कंप्लीट करने के लिए हमें ये भी बताना होता है। भाई आप कोई बात बता रहे हो, अगर किसी को समझा रहे हो, तो उसके अंदर जो भी चीज़ आएगी, जैसे आप मूवी दिखाते हो तो उसके अंदर जो डायलॉग्स हैं सारे बताओगे, सॉन्ग्स भी बताते हैं। इसी तरह से कोई भी चीज़ अगर हम बता रहे हैं तो हम उसकी पूरी बात बताएंगे। आधी अधूरी बताने से काम नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन नहीं चलेगी। भाई अब मान लीजिए आपने रिएक्टेंट प्रोडक्ट को रिएक्शन कराया पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही नहीं दिया,
वायुमंडलीय दाब और ना टेम्परेचर उतना किया तो रिएक्शन नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है कि हमें रिएक्शन में टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ हमें क्या चाहिए होता है, कभी कभी कोई कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है हम आपको आगे समझाएंगे। कैटलिस्ट एक वो तत्व होता है जो रिएक्शन को तेज़ या धीमी कर सकता है, परंतु उसके प्रोडक्ट्स को चेंज नहीं कर सकता। यानी प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, पर रिएक्शन को धीरे और तेज़ कर देगा। पर जो रिएक्शन नहीं हो रही हैं उन रिएक्शन को शुरू भी नहीं कर सकता। देखो बेटा आपको ये दिख रहा है CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो G लिखा है यानी गैस। हाइड्रोजन यानी H2 यानी क्या लिखा है, गैस। इसमें हमें कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 348, और बन क्या रहा है CH3OH लिक्विड। ठीक, बात समझ में आ गई, ये लिक्विड बन रहा है। तो वही चीज़ है कि केमिकल इक्वेशन में आपको फिजिकल स्टेट भी लिखनी है। देखो यहाँ L लिखा, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल, CH3OH क्या है, मिथाइल अल्कोहल, तो ये क्या है आपका L से डिनोट हो रहा है, ये लिक्विड है। अब देखिए एक और चीज़ देखिए, जो आपने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखी है प्लांट में जो होती है जिससे वो खाना बनाते हैं, तो देखिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ली, CO2 एक्वस। अब देखिए एक्वस लिखा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को उन्होंने किस में फॉर्म में लिया है, लिक्विड फॉर्म में। कैसे लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वो एब्जॉर्ब करता है, स्ट्रोमेटा से एब्जॉर्ब होती है, वो क्या होती है, स्ट्रोमेटा के अंदर जो पानी होता है वो पानी से मिक्स हो जाता है, ठीक है। फिर लिया इन्होंने जल 12H2 लिक्विड फॉर्म में, और किसकी उपस्थिति में, सनलाइट। बिना सनलाइट के रिएक्शन नहीं होगी, आप कुछ भी दे दो, इसीलिए रात को जो आपके पेड़ हैं भोजन नहीं बनाते हैं। फिर आज C6H12O6 एक्वस, क्योंकि आपका एक्वस फॉर्म में आया, ठीक है, और आपका 6O2 एक्वस निकला जो कि गैस निकाल देता है, गैस ये ऑक्सीजन जो वो रिलीज करता है। फिर H6H2O लिक्विड यानी लिक्विड मिला। अब देखो सबको देखो बैलेंस होंगे, कार्बन देखो कितना है 6, तो देखो यहाँ कार्बन कितना है 6, हाइड्रोजन, उसके बाद देखो ऑक्सीजन कितना है 6 दूनी 12, तो देखो 6 ऑक्सीजन इधर है, और नहीं 12 नहीं है, सॉरी 6 दूनी 12, और फिर इधर भी 12, 12 दूनी 24, यानी ऑक्सीजन कितने 24, तो देखो 12 ऑक्सीजन यहाँ है, 12 ऑक्सीजन यहाँ है, और 6 सॉरी 12 कितने हो गए 6 और 12, सॉरी 6 ये हैं 12, और इधर भी 6 हैं, तो 6 12 और 12 कितने हो गए 24। अब इधर आगे देखिए नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट है हाइड्रोजन, 12 दूनी 24, 12 2 24, देखो 12 ये रहे ऑक्सीजन और 12 ये रहे, यानी 12 2 24, तो यानी कि सारी चीज़ बैलेंस है। इसको C6H12O6 को ग्लूकोज कहते हैं। आगे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन पूछा गया, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को हम घिसते क्यों हैं जलाने से पहले, तो मैं आपको बता दूं, मैग्नीशियम रिबन जो है वो, क्योंकि मैग्नीशियम है रिएक्टिव एलिमेंट है, काफ़ी क्रियाशील तत्व है, तो वो क्या करता है जब उसे एयर में पड़ा रहता है तो एयर की ऑक्सीजन लेके वो एक सफ़ेद कलर की परत बना लेता है अपने ऊपर, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड परत कहते हैं। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत अगर उसे ऑलरेडी पड़ी हुई है तो जब आप जलाओगे तो वो अच्छे से हमें कैसे पता चलेगा रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है, ऑलरेडी हो रखी है उस पर, ठीक है, और वो ढंग से जलेगा भी नहीं। फिर है राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये बेटा आप करके मुझे दिखाओगे, ठीक है, इसको पेपर पे करके और मुझे फोटो खींच के भेजोगे। फिर है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल, यानी आपको इनको भी लिख के दिखानी है। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन को मैं सूत्र बता देती हूँ कि बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, क्योंकि आप अभी नहीं जानते हो। तो देखो बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2, इसे क्या कहते हैं, बेरियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद कह रहा है वो बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम क्या बोल रहा है, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है बेटा, NaSO4 Na2SO4, क्योंकि सल्फेट पे वैलेंसी 2 होती है, सोडियम पे 1, तो ये क्या है बेटा, ये है आपका सोडियम सल्फेट, ठीक है बेटा। आगे फिर वो क्या कह रहा है, इन वाटर, यानी कि आपका वाटर, यानी इसमें जल भी चाहिए होगा, ठीक है, वाटर, ठीक है, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट का सूत्र होता है आपका BaSO4 बेरियम सल्फेट, और एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है बेटा NaCl, ठीक है। तो ये आपका है, इसको आप बनाइएगा ऐसे, इस वाले को आप अपने आप कोशिश करिएगा। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के कितने प्रकार हैं, टाइप्स कितने हैं। तो देखिए बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, तो हम उसमें एक एक को ले चलते हैं। सबसे पहले क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन से मतलब जुड़ना, कंबाइंड होना, तो ये क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो इसके लिए पहले एक्टिविटी की, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड लिया और क्विक लाइम, यानी चूने को जब जलाते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है, उसको क्विक लाइम भी कहते हैं। इन अ बीकर स्लोली ऐड वाटर टू दिस, इस पर धीरे धीरे पानी डालिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड पे आप जब पानी डालेंगे तो मैं आपको कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र बता देती हूँ। पहले कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, कैल्शियम की संयोजकता भी 2 होती है, इसकी भी संयोजकता 2 होती है। जब हम इसको जल के साथ यानी पानी के साथ कराएंगे तो आपका बनता है CaOH का ट्वाइस,
क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी एक है, कैल्शियम की है, तो क्या बनता है CaOH का ट्वाइस। अब देखिए इसमें वैलेंसी है कि नहीं फुलफिल, कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन 2। तो देखो बेटा कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 2, यानी फुली बैलेंस्ड है, यानी कि आपका ये बना। ठीक है, तो देखो स्लोली एंड ऐड वाटर टू दिस, टच द बीकर। अब आप बीकर को जब टच करोगे तो ये क्या होती है, ये कैसी रिएक्शन है आपको पता चल जाएगी। यानी अगर ये गर्म हो रहा है, अगर ये गर्म हो रहा है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बीकर, और अगर बीकर ठंडा हो रहा है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक मतलब कि जो क्या ले रही है, ऊष्मा अंदर अवशोषित कर रही है। एक्सोथर्मिक मतलब जो ऊष्मा निकल रही है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी रिएक्शंस हैं। तो अब मैं आपको आगे समझा रही हूँ, इसको आगे देखते चलना बेटा। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली, विग्रसली का मतलब क्या, बहुत तेज़ी से, यानी कि अगर तेज़ी से रिएक्ट कर रही है तो ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी हीट निकलेगी विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेग्ड लाइम, इसे स्लेग्ड लाइम कहते हैं। और वैसे इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो आपका जनरल नेम है स्लेग्ड लाइम, जैसे इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड केमिस्ट्री का नेम, और जनरल नेम है क्विक लाइम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकली रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यानी बहुत सारी हीट निकलेगी, तो ये क्या हो जाएगा, गर्म। इसीलिए इसे बोरोसिल के बीकर में करते हैं। अगर आपने नॉर्मल बीकर में कर दिया तो ब्लास्ट भी हो जाएगा, बीकर फट सकता है। ठीक है, तो देखो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। और देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, सॉलिड, जो कि सॉलिड है, ये लिक्विड, और ये एक्वस, एक्वस यानी आपका क्या है, इसका विलयन हुआ। ठीक है, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो आगे इसको पढ़िए, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड लाइम क्या है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया। ठीक है, प्रोड्यूस बाय रिएक्शन, जो ये सॉल्यूशन निकाला जो रिएक्शन से प्रोड्यूस हुआ, यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। जो आपने देखा हो ना, चूना में पानी मिलाते हैं, चूना क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, उसमें क्या मिलाते हैं, पानी, तो पानी मिला दिया तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पर जब आपने देखा होगा कि उसको आप छोड़ दीजिए, कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, तो फिर से क्या होता है, चूना बन जाता है। क्यों बन जाता है चूना, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करी तो रिएक्शन हो गई दोनों में। ठीक है, स्लेग्ड लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में रिएक्शन हो गई, तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी चूना फिर से मिल गया हमें, और जल प्राप्त हो गया। जल अलग ऊपर आ जाता है, कभी करके देखना, चूने को पानी में डालना और उसे घोल देना, तो वाइट वाइट बन गया, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया एक्वस। ठीक, और फिर उसको छोड़ देना कटोरी को टाइम से। थोड़े टाइम बाद देखोगे आप, घंटे 2 घंटे या जितना भी टाइम होगा, अमाउंट पर डिपेंड करता है कि चूना नीचे बैठ चुका होगा और जल ऊपर आ चुका होगा। अब ऐसे ही हम कई और एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये आपका बैलेंस्ड है। पर देखो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं, H2 लेते हैं मान लो गैसियस फॉर्म में, और O2 लिखते हैं और बनता है जल, जल बनता है, तो बैलेंस नहीं होता। तो इसको बैलेंस करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन 2 था तो यहाँ 2 लगाना ही पड़ता। जब 2 लगाते तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इसको बैलेंस किया। तो देखिए ये क्या है, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस, यानी 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेज, सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी। बात समझिए बेटा, सब्सटेंस मतलब प्योर फॉर्म। ठीक है, प्योर और इम्प्योर। प्योर फॉर्म वो होती है जिसमें सारी चीज़ एक जैसी होती हैं। अब प्योर एलिमेंट भी हो सकता है, प्योर कंपाउंड भी हो सकता है। एलिमेंट यानी तत्व, यानी कि जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, तो वो प्योर फॉर्म में, अगर उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी। कंपाउंड, तो कंपाउंड देखिए जल है, तो जल के अंदर जल ही जल रहेगा और कुछ नहीं होता, तो कंपाउंड भी प्योर है और एलिमेंट भी प्योर है। ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म, तो देखिए व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस यानी एलिमेंट और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन। बात को आप समझ रहे हो, 2 चीज़ जुड़ के, ठीक है, 2 या 3 जो भी चीज़ें जुड़ के सिर्फ एक चीज़ बना रही हैं, तो यानी कंबाइंड, यानी जुड़ गई। क्या हो गई, जुड़ गई। जैसे हमारा ये हाथ है, 5 उंगलियां हैं और 4 उंगलियां कहूँगा, इसको हमने जोड़ दिया, दिस इज कॉल्ड कंबाइंड फॉर्म, यानी एक बन गई। कई से अनेक से एक, अनेक से एक। तो वही चीज़ है कि एक्टिविटी 1.4, तो 1.4 एक्टिविटी अभी आगे आएगी, हम देखते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। तो देखो 1.4 में बेटा आपको दिखा देती हूँ। देखो ये वाली 1.4 है। 1.4 में ये क्या कर रही है बच्ची, केमिस्ट्री लैब में रिएक्शन कि इसने क्या किया, ये आपने इसको बॉईल कर रही है किसी चीज़ को, बॉइलिंग द ट्यूब, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अच्छा, इसके अंदर फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4। फेरस सल्फेट का बेटा मैं आपको सूत्र लिख के दिखा देती हूँ क्या होता है। फेरस सल्फेट का सूत्र होता है आपका, ये सब आपको याद हो जाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब याद हो जाएंगे। कौन सी चीज़ कैपिटल लिखनी है, कौन सी चीज़ बड़ी लिखनी है, तो ये फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4। ठीक है, तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हीट कर रही है तो एनर्जी निकलती है बहुत ज़ोर की। तो ठीक है, तो वही चीज़ आपका दे रखा है। तो देखो ये दे रखा होगा, ये दे रखा है, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग। क्या करते हैं हम जब भी टेस्ट ट्यूब में काम करते हैं तो उसे टिल्टेड रखते हैं, टेढ़ा टेढ़ा ऐसा रखते हैं कि ना तो नेबर को हर्ट करे, ना किसी को, ना आपको हर्ट करे, क्योंकि अगर बम्प होके कोई केमिकल निकल आता है बाउंस होके तो आपको जला देगा।
ठीक है, वही चीज़ देखो आप इसमें दे रखा है एक्टिव 1.4 में, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, कई सारी हीट निकली, दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, यानी मिक्सचर को क्या कर दिया उसने वार्म, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखा बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने बताया, तो वही है एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक, मीथेन CH4 को कहते हैं मीथेन, को जलाया ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड और ये निकला, ये भी क्या है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डू यू नो व्हाट रेस्पायरेशन, डू यू नो दैट रेस्पायरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बेटा रेस्पायरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो कि हम रेस्पायर करते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है आपकी अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि डाइजेशन होता है तो देखा होगा ना, कहते हैं जठर अग्नि, यानी पेट में जो होती है अग्नि आती है वो खाने को क्या करती है, डाइजेस्ट करती है। देखो वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट ड्यूरिंग डाइजेशन, फूड इज़ ब्रोकन, जब खाना टूटता है तो उसे ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, जब खाना डाइजेस्ट होता है तो उसे ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो दे रखा है ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज, ब्रेड कंटेंट्स, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, दिस कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन डाउन फ्रॉम ग्लूकोज, दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन, ग्लूकोज क्या होता है, जो ये सब चीज़ जो हम खाते हैं, कहते हैं ना डायबिटीज़, लोग कहते हैं हमें डायबिटीज़, हम तो मीठा खाते नहीं, डायबिटीज़ कैसे हो गई, तो बेटा मीठा खाने से ही डायबिटीज़ नहीं होती, डायबिटीज़ किसी भी चीज़ से हो सकती है अगर वो आपको सही से पच नहीं रहा होगा, और पाचन क्रिया कब खराब होती है, जब आप बीमार हो जाते हो, जब आप टेंशन लेते हो, ज़्यादा एंजाइटी लेते हो, या आपकी एक एज के बाद हमारी पाचन शक्ति अपने आप धीरे धीरे कम हो जाती है। सबसे अच्छी पाचन शक्ति बच्चों की होती है, फिर उसके बाद यंगस्टर्स की, और सबसे कम ओल्ड एज की। तो ये आपका जब आपका क्या होता है, सब चीज़ जो भी चीज़ हम खाते हैं उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज, यानी कि जो भी चीज़ हमने खाई वो लास्ट में टूट के किस में आ जाती है, ग्लूकोज, जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म, मतलब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में बनती है, कार्बोहाइड्रेट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, उन कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा और उस किस में बना दिया, ग्लूकोज में। दीज ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, द स्पेशल नेम ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, ठीक है। तो देखो ग्लूकोज क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दिया, तो ये क्या है, रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, तो हीट एनर्जी है, ठीक, तो आप समझ गए बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आ जाइए, अब आपको बात आगे समझिए, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, कोई भी चीज़ जब डिकम्पोज होती है, बात को समझिएगा, जब वो डिकम्पोज हो रही है तो उसको थोड़ी सी हीट पहले चाहिए होती है, थोड़ी सी, फिर उसके बाद क्या होता है, आपने देखा होगा कभी गोबर को, ठीक है, गोबर को आप डाल दीजिए, तो गोबर को जब आप डालेंगे कुछ दिनों बाद बदबू आती है, बहुत बुरी तरह बदबू आती है, ठीक, और गोबर पहले किस फॉर्म में होता है, मतलब आपका जेल, मतलब ऐसा होता है गीला गीला, पर जब उसके बाद उसमें के अंदर से कुछ दिनों बाद वो सड़ जाता है, सड़ने में क्या होता है, ऊर्जा निकल रही होती है, जब उसमें ऊर्जा निकल रही होती है ना, जब आधा सड़ा होता है तो उसमें हाथ डाल के देखिएगा गर्म हो रहा होता है। गर्म क्यों हो रहा होता है, क्योंकि आपका जो गोबर है वो किस में चेंज हो रहा होता है, मीथेन में, मीथेन गैस निकालता है प्लस हीट निकालता है, इसीलिए डायरेक्ट गोबर को हम खेतों में नहीं डालते। क्यों नहीं डालते, कि वो मीथेन गैस निकालेगा जो कि आपकी, और हीट निकालेगा जो कि पेड़ों को जला देगी, नाइट्रेट फॉर्म में नहीं आता। पर जब वो आपका क्या होता है, सड़ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, अ नेचुरल फर्टिलाइज़र एंड अ वेरी गुड फर्टिलाइज़र, ठीक है बेटा। तो देखिए अब हम रिएक्शन में, जो यहाँ रिएक्शन हुई है, जो ये बच्ची रिएक्शन कर रही है, इसके अंदर क्या है, फेरस सल्फेट को जब हीट किया तो क्या बनाया, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक क्यों बोल रहे हैं इसे, देखिए एक होता है फेरस और एक होता है